हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन डेप्थ लर्निंग। मैं श्रेयशी और मैं आपको इस चैनल पे कॉमर्स सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। अभी फ़िलहाल हम लोग क्लास 11 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग कवर कर लिया है। इस चैप्टर से रिलेटेड मेरा 10 से 12 वीडियोज़ है। अगर आप फर्स्ट चैप्टर डिटेल्स में जानना चाहते हैं विथ कंप्लीट नोट, तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाइए और वहाँ पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। जिस इंटरेस्ट और एनर्जी के साथ हमने फर्स्ट चैप्टर कवर किया था, ठीक उसी इंटरेस्ट और फुल एनर्जी के साथ हम लोग ये सेकेंड चैप्टर भी कवर करेंगे विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड कंप्लीट नोट। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा सेकेंड चैप्टर है फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। ये भी एक थ्योरेटिकल चैप्टर है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये चैप्टर से आपका अकाउंटिंग का बेस और स्ट्रांग होगा। अगर आपको अकाउंटिंग को डिटेल्स में जानना है तो आप ये चैप्टर इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। इस चैप्टर में हम लोग अकाउंटिंग के कुछ बेसिक रूल्स एंड प्रिंसिपल को पढ़ेंगे, जिसे हम लोग जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं। देखिए, आज के डेट में बिजनेस बहुत लार्ज स्केल पे होने लगा है और इसमें कम्प्लेक्सिटी भी बढ़ने लगा है। और अलग अलग जो लोग होते हैं, जैसे शेयर होल्डर, डिवेंचर होल्डर, कंज्यूमर, एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट, इन सारे लोगों को भी हमारे बिजनेस के जो परफॉर्मेंस है उसमें इंटरेस्ट रहता है। इन लोगों को भी हमारे बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना पड़ता है। तो सोचिए, अगर एक कंपनी किसी एक पर्टिकुलर चीज को एक नाम से बुलाती है और सेम चीज को दूसरी कंपनी दूसरे नाम से बुलाती है, ओके। तो जब कोई शेयर होल्डर या डिवेंचर होल्डर, इन्वेस्टर, कोई भी अलग अलग कंपनीज के परफॉर्मेंस के बारे में स्टडीज करेगा, तो वो क्या जो इंफॉर्मेशन है उसे सही ढंग से समझ पाएगा? क्योंकि इस चीज को तो एक कंपनी एक नाम से बुलाती है और कंपनी बी दूसरे नाम से बुलाती है। तो क्या पॉसिबल है इस पर्टिकुलर चीज को सही ढंग से समझ पाने का? नहीं। तो इसीलिए, ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, कुछ कंसेप्ट, कन्वेंशन, स्टैंडर्ड लैंग्वेज एंड टर्मिनोलॉजीज को इस्टेब्लिश किया गया है, ताकि अकाउंटेंट जो बिजनेस का इंफॉर्मेशन जिस वे में कन्वे करना चाहता है, अलग अलग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजर्स उसे उसी वे में समझे। और इन सारे जो कंसेप्ट है, कन्वेंशंस है, इनको ही जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहा गया है, जिसे शॉर्ट में गैप कहा जाता है। यहाँ लिखा हुआ है, अकाउंटिंग के जो रूल्स है जिन्हें एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिसेस के द्वारा डिराइव किया गया है और वो हमारे अकाउंटिंग के लिए यूजफुल और करेक्ट है, ये भी प्रूव्ड है, इसे हम लोग जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहते हैं। एंड दे आर कॉमन सेट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीड्योर इशूड बाय फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ये सारे जो प्रिंसिपल्स है, स्टैंडर्ड्स है, प्रोसीड्योर्स है, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड द्वारा इशू किया गया है, जो हर बिजनेस फर्म के लिए कॉमन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है गैप के कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है या फीचर्स है, दीज आर बैकबोन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में, जिसमें अलग अलग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है बिजनेस रिलेटेड, इस सिस्टम का ये बैकबोन होता है। ये यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल है, जिसे हम लोग यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए डिज़ाइन करते हैं। These are generally accepted set of rule। ये generally accepted set of rule है that provide unity of understanding। ये unity of understanding and unity of approach provide करता है। unity of understanding मतलब जिस चीज को जिस वे में समझाया जा रहा है उसको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजर उसी सेंस में ग्रैब करे। और यूनिटी ऑफ अप्रोच मीन्स
अकाउंटिंग प्रोसेस को करने का जो मेथड्स होते हैं, जो अप्रोच होते हैं, उसमें यूनिफॉर्मिटी लाया जा सके। फोर्थ पॉइंट इज दे आर मैन मेड। ये जो सारे सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है, स्टैंडर्ड्स है, ये सारे मैन मेड होते हैं एंड derived from experiences and practices, and this can be changed and modified with passage of time as required. ये सारे जो रूल्स है ये मैनमेड होते हैं और इसे हमारे बिजनेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट के चेंजेस के हिसाब से हम लोग इसमें मॉडिफिकेशन एंड चेंजेस कर सकते। ये रहा हमारा गैप का मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स। होप सो आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रहे हैं। गैप का जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है उसका दो डिवीज़न होता है। फर्स्ट डिवीज़न में आता है अकाउंटिंग एजम्पशंस एंड सेकेंड डिवीज़न में आता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये अकाउंटिंग एजम्पशंस के ये 3 पॉइंट्स है और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के ये 11 पॉइंट्स है। वन बाय वन हम ये सारे पॉइंट्स को डिटेल्स में कवर करने वाले हैं। और साथ में रहिए, आपको ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से और इंटरेस्टिंग वे में क्लियर होने वाला है। फर्स्ट आता है हमारा अकाउंटिंग assumption. What is accounting assumption? These are foundation stone of systematic and proper accounting. सिस्टमेटिक और प्रॉपर अकाउंटिंग का ये फाउंडेशन स्टोन है, ये बेस है। एवरी बिजनेस एंटरप्राइजेस मस्ट अडॉप्ट दिस assumption. हर बिजनेस एंटरप्राइजेस को ये सारे assumptions अडॉप्ट करना पड़ता है। ओके, तो अकाउंटिंग assumptions क्या क्या है? 3 तरह के। पहला होता है गोइंग कंसर्न assumption. गोइंग कंसर्न assumption में ये बताया गया है कि हमारा बिजनेस सालों साल इंडिफिनिट टाइम तक चलने वाला है। आप जब कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप ये सोच के थोड़े स्टार्ट करते हैं कि मेरा बिजनेस 1-2 साल में चौपट हो जाने वाला है और मुझे तो अपना बिजनेस बंद करना है। ऐसा तो नहीं करते हैं। हम लोग एक पॉजिटिव माइंडसेट लेके बिजनेस चलाते हैं ताकि हमारा बिजनेस सालों साल प्रॉस्पर करता रहे। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहते हैं। So thus it becomes binding upon the accountant to treat business activity as continuing process and record transactions accordingly. और इसी गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ही हम लोग अपने एसेट्स और लाइबिलिटी का वैल्यूएशन करते हैं, अपने फिक्स्ड एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। जितना भी हमारा आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड एक्सपेंसेस रहे या अक्रूड और अनअर्न्ड रेवेन्यू रहे, इन सारे चीज़ों का ट्रीटमेंट किस हिसाब से करना है, ये सारे चीज़ हम लोग गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को माइंड में रख के ही करते हैं। अब सोचो कोई बिजनेसमैन ये सोचता है कि उसे अपना बिजनेस 1 साल के लिए ही चलाना है, तो क्या वो बिजनेसमैन इतना इन्वेस्टमेंट करके मशीनरीज खरीदेगा या ऐसे बिल्डिंग खरीदेगा, एम्प्लॉयज़ हायर करेगा? नहीं, वो क्या करेगा, ये अपने जो एसेट्स है उनको वो रेंट पे लेगा, हायर हायर पे लेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। बिजनेसमैन वो सारे एसेट्स खरीदता है, उतना अमाउंट वो इन्वेस्ट करता है यही सोच के कि उसका बिजनेस सालों साल चले, और इसी बेसिस पे जितना भी एसेट्स, लाइबिलिटी, एक्सपेंसेस है, इन सारे चीज़ों को हम लोग ट्रीट करते हैं। ओके, होप सो आपको गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्लियर हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कंसिस्टेंसी। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमारा लास्ट ईयर जो अकाउंटिंग प्रोसेस फॉलो हो रहा था, सेम प्रोसेस हम लोग इस ईयर 2022 में भी फॉलो करेंगे एंड सेम प्रोसेस हम लोग नेक्स्ट ईयर 2023 में भी फॉलो करेंगे। अकाउंटिंग प्रोसेस में कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। ऐसा क्यों? ताकि हमारे डिफरेंट ईयर का बिजनेस परफॉर्मेंस को कंपेयर करने में इजी हो और हम लोग करेक्ट डिसीजन ले सके। ठीक है, सोचो तुम्हारा फर्स्ट टर्म में इंग्लिश में आते हैं 80 मार्क्स। अब स्कूल ने क्या किया, फाइनल टर्म में बोला कि हम लोग ग्रेडिंग सिस्टम अडॉप्ट करेंगे। ग्रेडिंग सिस्टम में आपको आते हैं ए ग्रेड, आपको एग्जैक्ट मार्क आया है 85,
लेकिन आपके रिपोर्ट कार्ड में लिखा हुआ है ए ग्रेड। अब यहाँ पे भी अगर ग्रेडिंग सिस्टम किया होता तो ए ग्रेड ही रहता। तो यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है कि आपके मार्क्स कितने बढ़े हैं या घटे हैं? नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे तो मेथड चेंज कर दिया गया है। आपको फर्स्ट टर्म का दिखा रहा है 80 मार्क्स और फाइनल टर्म का दिखा रहा है ए ग्रेड। आपको कैसे पता चलेगा आपका परफॉर्मेंस बेटर हुआ है या उससे खराब हुआ है? इसीलिए कहा जाता है अकाउंटिंग में जो मेथड, जो अप्रोच फॉलो किया जा रहा है, सेम मेथड ही फॉलो करना चाहिए। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी नया मेथड में स्विच नहीं कर सकता है? वो कर सकता है। नया मेथड, अप टू डेटेड मेथड वो अडॉप्ट कर सकता है। और अगर वो नया मेथड अडॉप्ट करता है तो इस चेंजेस के बारे में उसे डिस्क्लोज करना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं किस किस केसेस में ये मेथड चेंज किया जा सकता है। First is required by law, second is required by accounting standard, and third is if the changes will result in the better presentation of financial statement. इन तीन केसेस में कंपनी अपना मेथड चेंज कर सकती है। और हमारा फाइनल अजम्पशन है एक्यूरल अजम्पशन। अकॉर्डिंग टू दिस अजम्पशन, आपका जो रेवेन्यू है, एक्सपेंसेस है, ये जिस ईयर से रिलेटेड है आपको उसी ईयर में रिकॉर्ड करना है, उसी ईयर में कंसीडर करना है। आइदर आपको इसका पेमेंट मिला है या आपने पेमेंट किया है, या फिर आपने पेमेंट नहीं किया है या आपको पेमेंट नहीं मिला है, इट डजेंट मैटर। बट आपका जो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस या इनकम जिस ईयर से रिलेटेड है आपको उसी ईयर में रिकॉर्ड करना है। इसको हम लोग समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। सोचो हमारा फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 का। अब इस ईयर में मैंने किसी कस्टमर को अपना प्रोडक्ट बेचा है 50 लैक्स। इस अकाउंटिंग ईयर में उसने मुझे अभी तक सिर्फ 30 लैक्स रुपीस पे किए हैं। मेरा बाकी कितना है? बाकी मेरा 20 लाख रुपीस है। तो जब मैं अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगी तो क्या मैं अपना इनकम में 50 लाख रुपीस शो करूंगी या सिर्फ जो मुझे अमाउंट रिसीव हुआ है 30 लाख रुपीस उसे शो करूंगी और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ये 20 लाख रुपीस शो करूंगी? क्या करना चाहिए? एनी गेस? एक्यूरल कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमारा जो 50 लाख रुपीस है, जो मेरा इस ईयर से रिलेटेड इनकम है, हम लोग उस अमाउंट को शो करेंगे, चाहे मुझे पूरा पैसा मिला हो या नहीं मिला हो। इसी तरह अगर किसी क्रेडिटर से मैंने 10 लाख रुपीस का प्रोडक्ट लिया है और उसे मैंने अभी तक सिर्फ 8 लाख रुपीस ही पे किया है, 2 लाख रुपीस पे करना बाकी है। मैं एक्सपेंसेस में भी मैं ये 10 लाख रुपीस ही शो करूंगी, ये 8 लाख रुपीस नहीं जो मैंने अभी पे किया हुआ है। जितना मेरा पेमेंट ड्यू है, जितना मुझे मैंने एक्सपेंसेस किया है इस ईयर, उसे ही मैं शो करूंगी। ओके, तो एक्यूरल बेसिस आपको क्लियर हो गया है। जो भी रेवेन्यू है, जो भी एक्सपेंसेस है इस ईयर से रिलेटेड आपको इसी ईयर में रिकॉर्ड करना है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है, रिकॉग्नाइजिंग रेवेन्यू व्हेन सेल टेक प्लेस इरेस्पेक्टिव ऑफ कैश रिसीव्ड और नॉट। उसी टाइम पे आपको रेवेन्यू कंसीडर करना है जिस टाइम पे जितना अमाउंट का सेल हो रहा है, चाहे आपको कैश रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है। उसी तरह जो भी एक्सपेंसेस जिस टाइम पे हो रहा है उसको आपको कंसीडर करना है, चाहे आपने कैश पेमेंट किया है या नहीं किया है। ओके स्टूडेंट्स, होप सो आपको ये तीनों एजम्पशंस प्रॉपरली अच्छे से क्लियर हो गया है। मैंने पूरा कंप्लीट आपको डिटेल्स में एक्सप्लेन किया हुआ है और नोट्स भी प्रोवाइड किया है। तो अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, मैं जो एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको अच्छे से समझ आ रहा है, प्रोवाइड किया गया नोट्स आपके लिए बेनिफिशियल है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी मेरे वीडियोस से हेल्प मिल सके और
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।